यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो आज से हम सब्जेक्ट वाइज इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम इतिहास का लेक्चर कवर करेंगे और यहाँ देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस को, और मैं आपको उन क्वेश्चंस की डिटेल भी समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ करेक्ट की बात कर रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गठन का विरोध किया था। तो देखिए, पहला कथन तो सही हो रहा है कि जो सहजानंद सरस्वती थे इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था। तो दूसरा गलत है। दैट मीन्स यहाँ आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर था लखनऊ में था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया एवं एम.जी. रानाडे जो थे इसके प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए। साथ ही किसान घोषणा पत्र जारी किया गया तथा इंदु याज्ञनिक के अधीन एक आविधिक पत्रिका की शुरुआत की गई। देखिए, कथन 2 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा जो है और कांग्रेस ने फैजपुर में अपने सत्र का आयोजन किया था। 1937 में के प्रांतीय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र विशेष रूप से कृषि नीति अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से अत्यधिक प्रभावित था। दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो बक्सर के युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित इलाहाबाद की संधि हुई थी, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान उसमें सम्मिलित थे। तो आपको बताना है कि जो संधि थी उसकी क्या खासियत थी। तो नवाब को जो था अवध वो पुनः सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार में जो दीवानी अधिकार थे वो प्रदान किए गए। तो यहाँ देखिए, दोनों ही कथन क्या हैं, करेक्ट हैं, क्योंकि नवाब को इलाहाबाद की संधि में वापस जो है अवध को लौटा दिया गया था और यहाँ पर जो दीवानी अधिकार थे यानी कि जो राजस्व संबंधित मामले थे वो कंपनी को सौंप दिए गए थे। तो 1765 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें आप देखें तो रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब एवं शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की थी और इसमें एक सहायक सुरक्षा जो गारंटी के साथ नवाब को अवध वापस लौटा दिया गया और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था को इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र देने के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी यानी कि राजस्व मामले थे वो प्रदान किए गए। पूर्व में ये क्षेत्र नवाब के अधीन था, अतः यहाँ दोहरे सरकार की स्थापना हो गई। मतलब जो पहले जो था यहाँ पर मुगल शासन का अधिकार था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको जो दीवानी अधिकार थे वो किसको सौंप दिए गए, अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो यहाँ दोहरी सरकार बनी। नवाब के पास न्यायिक जो पुलिस थी, न्यायिक और पुलिस प्रशासन था, और जबकि जो राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे वो किसके पास थे, कंपनी के पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से जो भारत के न्यायिक जो अधिकार थे वो न्यायिक सुधार से संबंधित कौन कौन थे। तो यहाँ अगर पहला देखें तो वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है विलियम बेंटिंग और तीसरा है लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि तीनों का ही संबंध भारत के जो न्यायिक कहीं ना कहीं जो न्यायिक शासन था उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। तो यहाँ हम थ्योरी देखें तो देखिए, थ्योरी में आप लोग पहले समझिए, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो सुधार हुए हैं उनमें आप देखें तो 1972 से 75 का इसका शासनकाल रहा। सिविल मुकदमों की सुनवाई हेतु जिलों में जिला दीवानी अदालतों की स्थापना इसके टाइम की गई थी। आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु जिला फौजदारी अदालतों का गठन भी किया गया। इन्हें एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया, जिसकी सहायता काजियों एवं मुफ्तियों द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक फौजदारी मामले की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय बनाया गया और यहाँ पर दीवानी मामले के लिए अलग न्यायालय बनाया गया। दीवानी मामले जिनमें राजस्व का मामला आता है, और फौजदारी मामलों की बात करें तो फौजदारी में जो मर्डर केस हो गए, बड़े बड़े जितने भी अपराध होते हैं वो फौजदारी मामलों के अधीन आते हैं। बात करें विलियम बेंटिक की, तो आपको पता है ये सती प्रथा को जिसने खत्म किया था वो विलियम बेंटिक ही था। देखिए, 1828 और 1833 के समय इसका शासनकाल रहा। इसमें 4 सर्किट न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इसके कार्य राजस्व एवं सर्किट आयुक्त के अधीन तहसीलदारों को हस्तांतरित कर दिए गए थे। उत्तरी प्रांतों के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। यह न्यायालय आधिकारिक भाषा फारसी थी, मतलब जो इनकी आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। याचिका के पास फारसी या स्थानीय भाषा में किसी भी उपयोग का विकल्प किया जा सकता था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में फारसी के स्थान पर इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा थी उसको लिया गया था। वहीं बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन जो थे वो इल्बर्ट बिल आया था उससे संबंधित थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इल्बर्ट बिल है वो 1883 में आया था, ये इतना आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो ये सत्याग्रह जो था आयोजन किया गया, इसकी क्या बातें थी जिसकी वजह से उन्हें सत्याग्रह करना पड़ा। तो भारतीय
अप्रवास पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के विरुद्ध ईसाई संस्कारों के अनुसार नहीं किए गए थे, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने नहीं किए गए। सभी विवाहों को अवैध घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध और प्रत्येक समय पंजीकरण प्रमाण पत्र रहने की अनिवार्य आवश्यकता के विरुद्ध। देखिए यहाँ पर 3 बातें बताई गई हैं और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो उस समय अंग्रेज सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने यहाँ पर ईसाइयों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों कि जो विवाहिक संबंध थे उनको क्या बोल दिया कि ये विवाहित नहीं होंगे जब तक कि वो प्रमाण पत्र पंजीकृत नहीं करवा लेते, मतलब अपने आप को पंजीकृत करवाना था कि अगर आप विवाहित हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के नए कानून ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए फिंगरप्रिंट लगे पंजीकरण प्रमाण को एक समय अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया। इसके विरुद्ध अभियान चलाने के लिए गांधी जी ने पैसिव रेसिडेंस एसोसिएशन का गठन किया। एग्रीगेशन रेगुलर एक्ट 1913 के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रवासन का जो था वहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे भारतीयों ने एक प्रांत को पार कर दूसरे प्रांत में जाकर तथा लाइसेंस प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर पूरी तरह से इन तीनों बातों का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। उसके बाद चाबी विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चाबी विवाद क्या था, मतलब की अफेयर्स। तो ये सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल देने के मुकदमे से संबंधित था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान घटित हुई थी और बाबा खड़क सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो देखिए यहाँ पर ये निर्वाचन मंडल से संबंधित नहीं था, इसका जो संबंध था वो स्वर्ण मंदिर से संबंधित था। ये देखिए क्या मामला था अपन आगे समझते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए अकालियों द्वारा अक्टूबर 1921 में तोशाखाना की चाबियों से संबंधित विवाद एक बड़ी जीत जो थी उस पर एक बड़ी जीत प्राप्त की गई। सरकार ने स्वर्ण मंदिर के तोशखाना की चाबियां लेने का प्रयास किया। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि जो वहाँ का तोशखाना था वहाँ की चाबियां लेने का प्रयास किया, लेकिन अकालियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक विशाल विद्रोह का यहाँ पर आयोजन किया गया और हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। जिसको और यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दिन ही सिखों की हड़ताल से संबंधित यहाँ पर परामर्श दिए गए। तो यहाँ पर क्या था, किससे संबंधित मामला था ये, तो स्वर्ण मंदिर से संबंधित मामला था। छठे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि वह संप्रभुता के चीर प्रतिष्ठित फारसी इस्लामी मॉडल और राजसी न्याय एवं शाही परोपकारिता से प्रभावित था। उसने दोष सिद्ध अपराधियों के अंग भंग करने जैसे गैर इस्लामिक दंडों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने एक घंटी लगी सोने से निर्मित न्याय की जंजीर को आगरा के नदी के किनारे और किले के शिखर के मध्य स्थापित कराया। इसने उन सरकारी कर्मचारियों की सहायता के बिना जो असहाय लोगों को न्याय प्रदान करने में सुस्त एवं लापरवाही थे, न्याय याचिकाकर्ताओं को शाही अदालत तक सीधे पहुंच प्रदान करने की समक्ष बनाया और वे आवश्यकता अनुसार सीधे शाही दरबार में याचिका कर सकते थे। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का वर्णन किया गया है? तो आपको ऑब्वियसली न्याय की जंजीर से पता चल ही गया होगा कि ये जहांगीर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट है आंसर होगा वो जहांगीर होगा। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। तो इससे डिटेल में हम समझे तो जहांगीर द्वारा जो पहला कानून बनाया गया ना उसे 12 आदेश कहा जाता है। मतलब उसने 12 आदेश निकाले थे, उसके द्वारा बनाया गया प्रथम कानून था। इन आदेशों के द्वारा गैर इस्लामिक करों को समाप्त कर दिया गया। देखिए अगर आप लोग अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है तो सबसे पहला कानून बनाया था जहांगीर ने, उसमें यही बात कही थी कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन पर एक टैक्स लगता था। तो जितने भी तरह के टैक्स थे उन सभी को इसने समाप्त कर दिया। इसने गैर इस्लामिक दंड पर भी प्रतिबंध लगाया, मतलब अगर आप इस्लाम से संबंधित नहीं हैं तो आपको दंड के प्रावधान थे वो अलग थे, तो वो प्रावधान भी इसने समाप्त कर दिए। जैसे दोष सिद्ध अपराध के कान या नाक जो थे वो काट दिए जाते थे, जिसे अंग भंग कहा जाता है। वहाँ पर अपने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अंग भंग अलग करना भी इसने समाप्त कर दिया था। बादशाह के रूप में जहांगीर का प्रथम कार्य न्याय की जंजीर की स्थापना का आदेश था। 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके संदर्भ में अपन कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए। इसका आयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इसने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ कहा जाने लगा। तो देखिए ये बात तो स्टेटमेंट सही है कि इसका आयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा है कि सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ कहा जाने लगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, ये गलत है। तो केवल और केवल पहला यहाँ पर सही होगा। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1883 और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्र का आयोजन किया था। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर MG रेनेडे और रघुनाथ राव का द्वारा स्थापित इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था, उसने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया और इसीलिए भारतीय कांग्रेस का जो सामाजिक सुधार कोष्ठ है इसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को ही सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में
पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली की बात कर रहा है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात कर रहा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर 1861 का जो एक्ट था, इसकी क्या खासियत थी कि इसमें बताया गया था कि जो कार्यकारी और विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संरचना में अति आवश्यक परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1 अगस्त 1861 को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पारित कर दिया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय कानून को जो निर्माण से संबंध करना था, और इसने जो मतलब यहाँ पर ये बताया गया था कि 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता पूरी तरह से ताज के शासन में हो गई, तो यहाँ पर क्या करा, ताज में यहाँ पर सभी तरह के कानून अप्लाई करने थे, तो उन्हीं कानून को अप्लाई करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो यहाँ पर इसकी खास बात आप याद रखिएगा कि इस कैबिनेट ने साधारण सदस्य, जो 6 साधारण सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक के पास कलकत्ता सरकार से एक अलग विभाग, गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और 1864 के पश्चात लोक निर्माण का कार्यभार था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए, शंघाई नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। देखिए शंघाई से ही समझ में आ गया होगा कि ये मणिपुर से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर शंघाई हिरण पाए जाते हैं, और गुजरात से तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल और केवल यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अगर पहला गलत है तो बाकी बचा एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो यह नृत्य नव वर्ष का स्वागत करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य मोग जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर बंगाली पंचांग वर्ष के चैत्र महीने यानी अप्रैल के दौरान शंघाई नृत्य के अवसर पर मोग जनजाति समुदाय द्वारा शंघाई नृत्य का किया जाता है। मोग त्रिपुरा के जो 19 जनजातियों में से एक है। सामान्यतः मोग समुदाय के लोग विशेष रूप से युवा नववर्ष का स्वागत करने के लिए इस उत्सव को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रियासतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रवादी आंदोलन था। प्रजामंडल आंदोलन की मुख्य मांग लोकतांत्रिक अधिकार थे। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो भारतीय रियासतों के राष्ट्रवादी लोगों द्वारा संगठन था उनका, और 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दौरान रियासती राज्यों में स्थानीय लोगों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। राज्य के कई लोग स्थानीय संगठन अस्तित्व में आए और इन संगठनों को प्रजामंडल या स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। प्रजामंडल के लोगों ने सामंतवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किए, और प्रजामंडल आंदोलन के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अपने सामंती राजाओं एवं ब्रिटिश प्रशासन के साथ एक संघर्ष किया। देखिए यहाँ पर सामंतवाद का मतलब ये था कि जैसे मान लो बड़ा जमींदार है तो उस पर काम कराने के लिए वो मजदूर रखता था, तो वो जो मजदूर होते थे उनके लिए सामंत था, जो अधिकारी होता था। तो यहाँ पर ये सामंतवाद और उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि किसी के अंडर में रह के आपका जो जितने भी कानून है वो बनाएगा। तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, और यहाँ पर लिखा है सामंती राजाओं। तो सामंती राजाओं का मतलब ये था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे आप लोग समझिए बड़े बड़े जमींदारों का एक ग्रुप होता था, तो ये ग्रुप जहाँ पर मान लीजिए इस ग्रुप ने बोल दिया कि इस व्यक्ति को ए को राजा बनाया जाएगा, तो इन सामंतों की वजह से ए राजा बन जाता था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यहाँ पर सामंती राजा कहा गया है। मतलब जो दूसरे जो सामंत थे, मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, काफ़ी पैसे वाले होते थे लोग, तो पावर रहती थी इनके लिए हाथ में, तो ये काफ़ी लोगों का शोषण करते थे। और इसी शोषण के विरुद्ध में यहाँ पर क्या हुआ, स्थानीय लोगों ने संघर्ष किया, और जिन्हें क्या कहा जाने लगा, प्रजामंडल आंदोलन कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पर ये अपने टॉप 10 क्वेश्चन थे इतिहास के। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।